हेलो डियर स्टूडेंट्स, कटिंग एज में आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोमॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एंड सी आर थ्री बायोमॉलिक्यूल्स। द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन देम आर गिवन बिलो। तो तीन कोई बायोमॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं जिन पे मॉलिश टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट और बायरेट टेस्ट ये करा गया है। तो मॉलिश टेस्ट के बारे में क्या है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे के सारे मॉलिश टेस्ट देते हैं। लेकिन बारफोर्ड जो टेस्ट होता है वो स्पेशली होता है मोनोसैकेराइड्स के लिए, और ये जो बायरेट टेस्ट है ये होता है पेप्टाइड्स के लिए। तो उसी हिसाब से हमें ये पता करना है कि अगर ए ये इस तरह के रिजल्ट शो कर रहा है, यानी कि मॉलिश दे रहा है, बारफोर्ड नहीं दे रहा है और बायरेट नहीं दे रहा है, तो ए के पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट देते ही हमें आइडिया लग गया कि वो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन वो बारफोर्ड टेस्ट नहीं दे रहा है, तो यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि वो मोनोसैकेराइड नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको मैच करें तो अगर ए या तो लैक्टोज होगा या फिर ग्लूकोज होगा, जो हमें ऑप्शन से दिख रहा है, और जो यहां पर मैचिंग करानी है वहां से, तो या तो ए लैक्टोज होगा या फिर ए ग्लूकोज होगा। बारफोर्ड टेस्ट ए नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि ए ग्लूकोज नहीं हो सकता, तो ए को लैक्टोज ही होना पड़ेगा एज पर दी ऑप्शंस। दूसरा है बारफोर्ड, तो बी के लिए बारफोर्ड भी पॉजिटिव आ रहा है, और जाहिर सी बात है जो बारफोर्ड को पॉजिटिव देगा उसको मॉलिश टेस्ट पॉजिटिव देना ही पड़ेगा, क्योंकि बारफोर्ड के पॉजिटिव देते ही कंफर्म हो जाता है कि वो मोनोसैकेराइड है। बट ये भी तो कंफर्म हो ही जाता है ना कि वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यानी कि यहां से ये तो कंफर्म हो ही गया कि जितने भी बारफोर्ड देने वाले बायोमॉलिक्यूल्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मॉलिश टेस्ट जरूर देंगे। तो अब इन दो चीजों का ऑब्जर्वेशन लेते हुए हमें यह समझ में आ गया कि जो ए है उसको कोई ना कोई पॉलीसैकेराइड होना पड़ेगा या डाइसैकेराइड भी हो सकता है, और जो बी है उसे कोई ना कोई मोनोसैकेराइड होना पड़ेगा जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और जो सी है वो इन दोनों को नेगेटिव दे रहा है और बायरेट को पॉजिटिव दे रहा है, तो यानी कि जो सी है वो कोई ना कोई अमाइनो एसिड या फिर कोई ना कोई पेप्टाइड टाइप ऑफ चीज है। तो जब तीनों चीजों का मैच कराओगे तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही से मैच करेगा कि जो ए है वो लैक्टोज है, यानी कि ये कोई एक डाइसैकेराइड है जो कि मॉलिश को पॉजिटिव दे रहा है क्योंकि डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, और बारफोर्ड को नेगेटिव दे रहा है। तो बारफोर्ड को पॉजिटिव कौन देते हैं? सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड्स। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बी ग्लूकोज, तो बात सही है, बी एक मोनोसैकेराइड है जो कि बारफोर्ड जिसको देना चाहिए। और लास्ट में सी एल्बुमिन, तो क्योंकि एक एल्बुमिन एक प्रोटीन होता है तो बायरेट टेस्ट उसको देना चाहिए। तो इस तरीके से जब तीनों ऑप्शंस को आप मैच करोगे तो जो ऑप्शन 4 है वो यहां पर मैच करेगा कि ए मॉलिश टेस्ट देने वाला लैक्टोज, बी मॉलिश और बारफोर्ड देने वाला ग्लूकोज, और सी मॉलिश और बारफोर्ड ना देने वाला बट बायरेट टेस्ट देने वाला एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाइल टाइट्रेटिंग डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन विद एक्वस NaOH व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड। अगर हम HCl और NaOH का टाइट्रेशन करते हैं तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हल्का सा ब्रीफ कर दूं कि टाइट्रेशन जब NaOH का करवाया जाता है तो अगर हम सपोज HCl को टाइट्रेट कर रहे हैं विद NaOH तो हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? हमें NaOH का सोल्यूशन चाहिए होता है, HCl का सोल्यूशन चाहिए होता है, जिनको हम किसी पिपेट के थ्रू मेजर करते हैं। एक मेजरिंग फ्लास्क में डाला जाता है या फिर एक कोनिकल फ्लास्क में डाला जाता है, और पिपेट के थ्रू उसका दूसरा, अगर आपने एक कोनिकल फ्लास्क में HCl लिया है के अंदर NaOH डाला गया होगा और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करा गया होगा। तो इस हिसाब से देखें तो क्या हमें इसमें पिपेट और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए? यस, डिस्टिल्ड वाटर भी चाहिए क्योंकि उसी के थ्रू आप जो सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट करोगे, तो ये तो हमें चाहिए। दूसरा है क्लैंप और फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। तो क्लैंप चाहिए होता है, उस क्लैंप के अंदर जो क्लैंप है वो एक स्टैंड होता है, उस क्लैंप के साथ में जो पिपेट है उसको रखा जाता है, यानी कि पिपेट को जो बाइंड करने, बांधने का जो काम है, जो उसको स्टैंड करने का काम है वो क्लैंप्स का होता है। और जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ये तो आपको अभी बताया चाहिए होता है NaOH और HCl के साथ, क्योंकि जब रिएक्शन करवा रहे होंगे HCl के अंदर NaOH डाला जाएगा तो pH जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, और जब 8 से 10 की रेंज में pH पहुंचता है तो जो फिनोल्फथालीन अपना वो कलरलेस टू पिंक चेंज करता है कलर, तो वो बेसिकली इंडिकेटर है। तो हमें ये दोनों चीजें चाहिए ही चाहिए। तीसरा है ब्यूरेट और पोर्सिलेन टाइल। ये पोर्सिलेन टाइल होता है जहां पर इन सब चीज़ों को रखा जाता है। पोर्सिलेन टाइल वाइट कलर की है जिसमें हमें थोड़ा सा जो कलर चेंजेस होते हैं वो आसानी से दिख जाते हैं, मतलब विजिबल हो जाता है, थोड़ा सा क्लैरिटी जल्दी आ जाती है। ऐसा ना हो कि हम एक्स्ट्रा NaOH ऐड कर दें, तो बहुत ही शार्प चाहिए होता है कलर चेंज ऑब्जर्वेशन, तो उसमें ये जो पोर्सिलेन टाइल है वो हेल्प करती है। ब्यूरेट के थ्रू मेजरिंग करी जाती है तो ब्यूरेट तो हमें चाहिए। दूसरा है
ये जो बंसन बर्नर और मेजरिंग सिलेंडर, तो यहाँ इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमें कहीं पर भी किसी भी सोल्यूशन गर्म नहीं करना है। तो यानी कि जहाँ तक देखा जाए तो पिपेट हमें चाहिए चीज़ों को मेजर करने के लिए, क्लैंप चाहिए, फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर चाहिए, वो चीज़ें सही से ऑब्जर्व हो जाएं, कलर चेंज आ जाए, ब्यूरेट चाहिए जिसमें से आपका टाइट्रेशन चलेगा, पोर्सिलेन टाइल चाहिए जिससे ऑब्जर्वेशन सही से आ जाए। ये बंसन बर्नर और मेजरिंग सिलेंडर तो फिर भी चाहिए हो सकता है, लेकिन जो बंसन बर्नर है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में कहीं पर भी हमें हीट नहीं करना है। तो इसके लिए जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हो सकता है वो ये वाला बंसन बर्नर एंड मेजरिंग सिलेंडर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी हैं। लिस्ट 1 के अंदर हमें दिए हुए हैं 3 कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, और तीनों के तीनों ही डाइसैकेराइड हैं। तो यहां तक समझ में आ रहा है सवाल वो ये है कि अगर इनको हाइड्रोलाइज करा जाए तो आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज के अंदर 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ भी वो लगा रखा है कि अल्फा वाला चाहिए या बीटा वाला चाहिए। अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, इन सब से डी वाला कार्बोहाइड्रेट, डी वाला मोनोसैकेराइड ही मिलता है। चाहे वो डी ग्लूकोज मिले, चाहे वो डी गैलेक्टोज मिले, चाहे वो डी मैनोज मिले, कोई सा भी मिले वो डी ही मिलेगा। तो यानी कि जो सुक्रोज है वो सुक्रोज हमें देता है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। लेकिन डी ग्लूकोज भी कौन सा, तो अल्फा डी ग्लूकोज, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होता है वो तो होता है अल्फा डी, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है बीटा डी। तो मैचिंग होगी सुक्रोज की विद सेकंड ऑप्शन, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा है लैक्टोज, तो लैक्टोज के अंदर होता है गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लेफ्ट साइड में जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर, तो लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं गैलेक्टोज को, राइट साइड में ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज को। तो C1 जो होता है वो होता है गैलेक्टोज का, और जो C4 होता है वो होता है ग्लूकोज का। तो हमें चाहिए होता है बीटा, या इसके हाइड्रोलिसिस से मिलता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो जो लैक्टोज है वो मैच करेगा ऑप्शन 1 के साथ। फिर रह जाता है माल्टोज, तो माल्टोज जो है वो दोनों यूनिट्स देता है अल्फा डी ग्लूकोज की। तो माल्टोज मैच करता है ऑप्शन 3 के साथ, जहां पर दोनों यूनिट्स मिलती हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो ए मैच कर रहा है सेकंड के साथ, तो ए मैच कर रहा है सेकंड के साथ, बी मैच कर रहा है 1 के साथ, एंड सी मैच कर रहा है थर्ड के साथ। तो यहां पर ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो क्रोमेटोग्राफी के ऊपर है, आरएफ वैल्यूज के ऊपर और रिटार्डेशन फैक्टर के ऊपर पूछी गई है। तो स्टेटमेंट 1 है रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मीटर्स। तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है ये एक्चुअली एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, जिसमें आपका डॉट जो था वो कितना रन करा। जैसे कि कुछ इस तरीके से करवाते हैं क्रोमेटोग्राफी को कि हमने यहां पर एक मार्क लगाकर एक स्पॉट लगाया था, अब ये स्पॉट कहां तक रन कर रहा है, सपोज इस पॉइंट तक रन करा, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट सपोज रन कर गया है यहां तक, ये था सॉल्वेंट और ये है मार्क। तो जब आरएफ वैल्यू निकाली जाएगी, वो सपोज ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस अगर y है, तो आरएफ वैल्यू है x अपॉन वाई। यानी जितना वो आपका जो डॉट था, जो मार्क था, जितना वो रन किया है उसके करस्पॉन्डिंग जितना सॉल्वेंट ने रन किया है, तो ये इनका जो रेशियो है वो आरएफ वैल्यू कहलाता है, रिटार्डेशन फैक्टर कहलाता है। अब ये जो रेशियो है, अब मैं चाहे इसको सेंटीमीटर्स में लूं या मीटर्स में लूं, जो आरएफ वैल्यू यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यानी कि आरएफ वैल्यू को ना तो हम सेंटीमीटर्स में नापते हैं, ना ही मीटर्स में नापते हैं, ना किसी भी लेंथ की यूनिट में नहीं नापा जाता। वो आपको दिख रहा होगा, एक्स आप जिस यूनिट में लोगे उसी यूनिट में आपको वाई लेना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आरएफ वैल्यू जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 है, ये तो जो स्टेटमेंट 1 है ये तो है गलत। दूसरा है आरएफ वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट्स, तो स्टेटमेंट ये भी गलत है। ये जो आपने जिस कंपाउंड का यहां पर स्पॉट लगाया था उसकी पोलैरिटी और सॉल्वेंट की पोलैरिटी, इन दोनों चीजों को भी डिपेंडेंट हो जाता है कि ये कितना ऊपर तक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक जिस कंपाउंड का हमने वहां पर स्पॉट लगाया है, अगर उसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है और हमने जो सॉल्वेंट रन करवाया है उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है
कि वो पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व ज्यादा होगा, तो इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन है उसका ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात क्या हुई कि अगर आपने लाइक नेचर के दोनों चीजें ले ली तो जो मार्क था, जो कंपाउंड था, वो ज्यादा हाइट तक जाएगा। और वहीं इसका ऑपोजिट कर दें कि सपोज जो कंपाउंड जिसका आपने स्पॉट लगाया है वो नॉन पोलर है और आपने सॉल्वेंट जो रन करवाया पोलर रन करवा दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो नेचर अनलाइक हो गया है, इसके चलते अब ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड ज्यादा एड्सॉर्ब नहीं होगा, ज्यादा इसका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं रहेगा ऑन क्रोमेटोग्राम। तो यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर ये डॉट, ये कंपाउंड कितना ऊपर तक जाएगा, डिपेंडेंट है इन दोनों के करस्पॉन्डिंग नेचर पर। लाइक हो गया तो ज्यादा जाएगा, दोनों चीजें नॉन पोलर हैं तो भी ज्यादा जाएगा, दोनों चीजें पोलर हैं तो भी ज्यादा जाएगा, और अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर तो जाहिर सी बात है जो नेचर है वो अनलाइक हो गया है, और सॉलिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग भी आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट कह रही थी कि दोनों, अगर सॉल्वेंट का नेचर चेंज कर रहे हैं आप तो हमेशा आरएफ वैल्यू सेम आएगी, तो आरएफ वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो आरएफ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है एंड स्टेटमेंट 2 भी गलत है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो बोथ, दोनों जिसमें स्टेटमेंट्स गलत हैं वो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक नेचर होता है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और पीएच सेंसिटिव होते हैं, ये सारी बातें एंजाइम के बारे में हम जानते हैं। तो उन्हीं में से कुछ हमसे पूछा होगा। तो पहली चीज है कि द एक्शन ऑफ एंजाइम्स टेम्परेचर एंड पीएच स्पेसिफिक। तो हाँ, ये बात सही है। अगर आप टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हो, एक्चुअली जो मैकेनिज्म है एंजाइम एक्शन का वो है शेप सेलेक्टिव। मतलब एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर बाइंड करेगा, इन दोनों की जो शेप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। अगर पीएच और जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो अगर आपने टेम्परेचर या फिर पीएच चेंज कर दिया तो जो पीएच की वजह से या टेम्परेचर की वजह से जो शेप थी इस एंजाइम की, जो प्रोटीन का शेप एक्वायर कर रखा था उसने, वो चेंज हो जाएगी। अगर वो चेंज हो जाएगी तो अब इसकी शेप हो सकता है कि उस सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री ना रहे। तो ये स्टेटमेंट सही है पहली वाली कि एंजाइम का एक्शन टेम्परेचर और पीएच स्पेसिफिक होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। स्टेटमेंट 2 है एंजाइम्स आर नॉन स्पेसिफिक फॉर अ रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। तो यही बात गलत है। एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स का, जैसे कि आप ऐसे मानकर चलो माल्टोज को अगर डाइजेस्ट करना है या हाइड्रोलाइज करना है तो माल्टेज एंजाइम ही चाहिए। अगर स्टार्च को डाइजेस्ट करना है तो अमाइलेज एंजाइम ही चाहिए। सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो सेलुलेज एंजाइम ही चाहिए। तो यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। रीजन मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है शेप्स का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाना। तो उसी के चलते एंजाइम्स कभी भी नॉन स्पेसिफिक नहीं हो सकते। तो आंसर तो हमारा इस क्वेश्चन का यही होगा, ऑप्शन 2 जो पूछा गया हमसे नॉट ट्रू। बाकी और देख लेते हैं। एंजाइम्स वर्क्स एज कैटलिस्ट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो ये अकेला एंजाइम का नहीं, जितने भी कैटलिस्ट हैं सभी का यही तरीका है काम करने का कि ये जो प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी है उसे डिक्रीज करवा देते हैं। और जितना कि आपको पता ही है, जो हम काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस EA बाय RT, एरियनियस इक्वेशन है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, जिसके पैरेलल, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो एक रिएक्शन को इंक्रीज करवाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप जो 2 चीजें आपस में कॉलिजन कर रही होंगी कॉलिजन बढ़वा दीजिए, या जो एक्टिवेशन एनर्जी है प्रोसेस की उसे घटवा दीजिए। तो उसके चलते ये अपना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाते हैं। तो ऑप्शन 3 भी सही था, स्टेटमेंट 3 भी सही है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यस ये भी करेक्ट है। प्रोटीन्स जो एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, इनका नेचर प्रोटीन वाला ही होता है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में जो गलत है वो एंजाइम्स का नॉन स्पेसिफिक जो बताया गया है वो वाली स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो एसिड्स से रिलेटेड है। एक हमें पेप्टाइड दिया हुआ है, एक ट्राइपेप्टाइड है। The correct sequence of amino acids present in the tripeptide given below, the given tripeptide contains। तो हमें ये बताना है कि अगर ये जो यहाँ पर 3 पेप्टाइड्स हमें दिए हुए हैं ये कौन कौन से हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको हाइड्रोलाइज कराकर देख लेते हैं। सपोज जहां जहां पर भी पेप्टाइड लिंकेज है, जैसे ये एक पेप्टाइड लिंकेज है, जहां जहां भी कहीं पेप्टाइड लिंकेजेस है उनको हाइड्रोलाइज कराकर देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहां पर अगर ये पहला वाला ये हाइड्रोलाइज होता है तो हमें मिलेगा
Me NH2 CHCONH2। सो ये है अमाइनो एसिड नंबर 1। इधर से मिलेगा अमाइनो एसिड नंबर 2 यहां से, तो वो मिलेगा NH2 CH2OH COOH। ये है अमाइनो एसिड नंबर 2। और इधर से मिलेगा अमाइनो एसिड नंबर 3, तो वो क्या है, यह थर्ड अमाइनो एसिड, तो ये हो गया है COOH CHOH ME और इधर से NH2। तो ये 3 अमाइनो एसिड्स हमें मिले हैं। तो अब यहां से देखना पड़ेगा कि हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये वाला जो अमाइनो एसिड है ये है वेलाइन। तो ये किस किस ऑप्शन में है वेलाइन, ये है थर्ड ऑप्शन। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो लेफ्ट साइड वाला ये वाला अमाइनो एसिड है ये है वेलिन। अब दूसरा जो अमाइनो एसिड है वो सेरीन या थ्रियोनाइन है कि वो देखना पड़ेगा। तो ये वेलिन है और ये वाला अमाइनो एसिड सेरीन है और ये थ्रियोनाइन है, तो सही है। तो यानी कि जो 3 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो यहां पर दिया हुआ है वो ऑप्शन 3 हमारा सही बन रहा है। सो इस ट्राइपेप्टाइड के अंदर जो 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो है वेलिन, सेराइन और थ्रियोनाइन। हाइड्रोलाइज कर हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर फॉर्म्ड इन लेजाइन टेस्ट ऑफ सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। तो लेजाइन एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा तो वो सल्फर, सपोज इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स सल्फर, तो जब इसका लेजाइन एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ ट्रीट कराकर, तो ये सल्फर है इट कन्वर्ट्स इनटू सल्फाइड, ये सल्फाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सल्फाइड को टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो लेड एस्टेट से रिएक्शन करवा लिया जाए, ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया वो भी कंफर्म कर देता है कि सल्फाइड प्रेजेंट था, और ये कंफर्म कर देता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट था। दूसरा जो तरीका है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो जब सल्फाइड को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है Na2FeCN5NO, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है Na4FeCN5NOS। इसका जो कलर है वो है पर्पल। तो सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो यही है कि जो पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स या पर्पल कलर कंपाउंड जो बन जाता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला ये है Na4FeCN5NOS। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर कुछ मिक्सचर्स हैं और लिस्ट 2 के अंदर हमें प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बताना है कि इसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करने के लिए जो सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि दोनों लिक्विड है, तो इनको सबसे अच्छा मेथड है डिस्टिलेट करना, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होंगे, इजीली इनको डिस्टिलेट किया जा सकता है। तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करने का सबसे बढ़िया मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे 2 लिक्विड से 2 या 4 जितने भी लिक्विड्स हों जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, आराम से इनको डिस्टिलेट करिए, अपने अपने वेपर प्रेशर्स के अकॉर्डिंग ये लोग बॉयल होते रहेंगे और साइड में जो दूसरा कंटेनर होता है उसमें शिफ्ट होते रहते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। दूसरा है बेंजोइक एसिड एंड नैफ्थलीन। तो बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन के लिए जो सबसे अच्छा मेथड जो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है वो है क्रिस्टलाइजेशन। इसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि क्योंकि एग्जाम्पल जब आता है एग्जाम के अंदर तो हमें बहुत सारी चीज़ सोचनी पड़ती हैं, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। दूसरा ये जितने भी केसेस कम से कम एनसीईआरटी में दिए हुए वो आपको आने चाहिए। जैसे लिस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो इनमें से अगर आपके 4 में से आपको 1 या 2 भी आते होंगे तो भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट क्या है कि जितने भी केसेस एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं लास्ट में जीओसी वाले चैप्टर के अंदर उन सबको एक बार आप कर लें। ओके, तो बेंजोइक एसिड और नैफ्थलीन को सेपरेट करने का जो मेथड में दिया हुआ है वो क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड है वाटर एंड एनिलीन। तो वाटर एंड एनिलीन में ठीक है, ये वाटर है ही सही, ये वाटर अपने आप में इजीली वॉलेटाइल नेचर का होगा ही होगा। तो इसको अगर आप स्टीम डिस्टिलेशन भी करवा लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टीम पास की जाएगी तो वाटर वहां से इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और इजीली इनको डिस्टिलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए जो बेटर मेथड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। फिर रह जाता है नैफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपको पता है कि नैफ्थलीन जो होता है वो
सबलाइम करता ही है, और जो NaCl है वो तो सबलाइम नहीं करता, वो नॉर्मल हमेशा क्रिस्टल फॉर्म के अंदर पड़ा रहेगा। तो नाफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड के लिए नाफ्थलीन इजीली सबलाइम कर जाता है, तो इसको सेपरेट करने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो सब्लिमेशन उन्होंने यहां पर दे दिया। तो जो ये सारी चीजें मैच कर रही हैं वो है ऑप्शन 4 के अंदर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसा मिथाइल साइक्लोपेंटीन का DCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना होता है, तो जरा देख लेते हैं कैसे होता है। सबसे पहले इस DCl के अंदर ये यहां पर CH3, तो DCl में से D पॉजिटिव का अटैक कराना होता है हमें इस एल्कीन के ऊपर। एल्कीन जो है वो बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, और D पॉजिटिव जो है वो बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जो पहला स्टेप है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो D+ ने अटैक करा, यहां से 2 चांसेस थे कार्बोकेटाइन बनने के। हो सकता है D ने यहां अटैक कर लिया तो CH3 इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी थी कि D उसी कार्बन एटम पर अटैक कर लेता जहां पर मिथाइल लगा हुआ था और पॉजिटिव चार्ज आ जाता यहां पर। क्योंकि ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। वो कैसे स्टेबल है, इसके पास फिलहाल अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 हाइड्रोजन यहां से, 2 हाइड्रोजन यहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से, 7 इसके पास हाइड्रोजन्स हैं जो हाइपर कॉन्जुगेबल हैं, और 1 D है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इवन अगर आप यहां से देखो 5 और 6, सॉरी यहां पर 6 हाइड्रोजन हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन में थे और 1 D है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में है। इसके साथ अगर आप देखो तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन में है और 1 D वहां से हाइपर कॉन्जुगेशन में है। तो 2 हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में और 1 D यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी हुई, ये वाली। तो अगर ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बोकेटाइन ही ज्यादा बनेगा, ये कार्बोकेटाइन ही मेजरली फॉर्म्ड होगा। इंटरमीडिएट के ऊपर 2 बातें डिपेंडेंट हो जाती हैं, 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये वाला कार्बोकेटाइन जो मेजरली बन रहा है, जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, इसका अमाउंट भी ज्यादा होगा, और इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का अमाउंट भी मेजर होगा। तो जब फाइनली इस कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl नेगेटिव अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट है वो ये होगा, यानी कि लेफ्ट की तरफ D और राइट की तरफ Cl, ये वाला प्रोडक्ट। देख लेते हैं ये कहां पर है। तो जिस तरफ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा था उसके ऊपर लास्ट में Cl- का अटैक होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है और हमें यहां से रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करना है कि A क्या होना चाहिए और B क्या होना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन से सिर्फ हमने एक कीटोन, डाइकीटो या एक एल्डिहाइड और एक कीटो, कुछ ऐसी फॉर्म बनाई है। जनरली ये जो फॉर्म्स हैं ये ओजोलिसिस से बनाई जाती हैं। और आगे ये जो रिएक्शन करवाया गया है B के साथ, तो आप देखो ध्यान से, ये जो रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कि अगर कहीं पर टर्मिनल मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है तो उनको इस तरीके से ऑक्सीडाइज करवाया जा सकता है। एक नेम रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो अब एक काम करते हैं, जरा देख लेते हैं कि यहां से इसको कैसे कैसे करके हम इस रिएक्टेंट को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं। यहां से यहां तक लाने के लिए अगर मैं इसको रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवा दूं, ओजोन रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवा दूं, तो जो हमें ये दिया हुआ है A, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, हमें वही दिया हुआ है। और यहां पर अपने पास ऑप्शंस भी ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर ओजोन के साथ रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवाई हुई है। तो ऑप्शन 1 कट गया है, या तो ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा, और ऑप्शन 4 भी कट जाएगा, क्योंकि सिंपल हाइड्रेशन से अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर सिंपल हाइड्रेशन करवाएंगे H2OH पॉजिटिव, तो जैसा अभी हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाया था वही हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा इस कंपाउंड का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 4 भी गलत है और ऑप्शन 1 भी गलत है। अब रह जाता है कि हमें लास्ट में आकर क्या करवाना चाहिए। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोलिसिस के बाद रिडक्टिव दोनों में करवा दिया है, तो जिससे हमें ये वाला कंपाउंड भी मिल गया है। अब उसके अगर मैंने K-MnO4 से रिएक्शन करवा दिया तो K-MnO4 के रिएक्शन के बाद तो क्या होगा,
KMnO4 से जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमें प्रोडक्ट में नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस जगह पर KMnO4 तो यूज कर नहीं सकता। अब रह जाता है दूसरा ऑप्शन जो इन्होंने दिया हुआ है, अल्कोहलिक NaOH एंड आयोडीन के साथ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होता है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन मतलब बहुत सारे कंपाउंड से जो देते हैं, लेकिन जो बहुत फ्रीक्वेंट, जो बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाता है वो है टर्मिनल मिथाइल कीटोन्स या एल्डिहाइड्स, कोई भी, यानी कार्बोनिल कंपाउंड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये अल्फा टर्मिनल है, ये टर्मिनल कीटोन है। तो अगर आप इसको आयोडोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिधर एल्डिहाइड इसका तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो साइड में मिथाइल वाला पार्ट था ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Na पॉजिटिव, एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा CH3 आयोडोफॉर्म, बाकी नीचे जो एल्डिहाइड था वो एज इट इज रहेगा, बाकी जो एल्डिहाइड था वो एज इट इज रहेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट पूछा जा रहा है वो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट से मिल पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A को होना पड़ेगा रिडक्टिव ओजोनलिसिस पहले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में जिंक एंड वाटर, और दूसरे स्टेप में जो B है अगर इसको आप NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये वाला जो कीटोनिक का मिथाइल पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वाला पार्ट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई A एंड B। तो A और B बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स या बीच में कुछ कंपाउंड्स हैं, और लास्ट में H+ के साथ रिएक्शन करके उन्होंने इसको कीटोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन केमिकल रिएक्शन। तो जब हम बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे इस एनहाइड्राइड के साथ, तो सबसे पहले क्या है, जो AlCl3 है ये O के लोन पेयर्स अटैक करेंगे और एक इंटरमीडिएट ये बनेगा। इस ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज और AlCl3 के साथ यहां पर बना है बॉन्ड, उस Al पर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड, इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये ऐसे करके था, एक कार्बन एटम कम हो गया। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां से आया CO पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और O AlCl3 नेगेटिव, ये आया। अब ये बन गया है हमारा वो इलेक्ट्रोफाइल जिसको बेंजीन के ऊपर करना है अटैक। जब इसको हम बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा इसके बाद एक, दो, तीन, चार, ये बन जाएगा OH। जब सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। तो A तो होगा वो हमारा ये होगा। जरा चेक कर लेते हैं कि ये A हमें कहां दिया हुआ है। तो जो A है वो हमें दिया हुआ है ऑप्शन 4 के अंदर, यहां पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाला कंपाउंड ऑप्शन 4 में हमें दिया हुआ है, तो और किसी ऑप्शन में ये है भी नहीं। पर यहां पर फिर से साइक्लाइजेशन है, तो इसमें हमें एक काम और करना पड़ेगा। अब ये यहां पर फिर से अगर इस कंपाउंड को ZnHgHCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ये है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन का क्या काम होता है, क्लेमेंसन का काम होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्केन फॉर्म में कन्वर्ट करना, कार्बोक्सिलिक एसिड रह जाते हैं एज इट इज। तो यानी कि ये वाला जो ये जो कीटोनिक पार्ट है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। ओके, लेकर चलते हैं। ये बन गया, ये वो है। तो ये हमारा B होना चाहिए। अब क्या होगा, ये B है। अब जब वापस H+ के साथ इसको रिएक्शन करवाया जाएगा तो H+ के रिएक्शन के बाद ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां पर एक नया कार्बोकैटायन जनरेट होगा और उस कार्बोकैटायन के साथ ये फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो उस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद इन दोनों के दोनों कार्बन, इस एक कार्बन एटम के ऊपर आ जाएंगे 2 OH। और आपको पता है कि एक कार्बन एटम के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, जिसमें से कि एक वाटर कंडेंस आउट हो जाएगा, एक वाटर यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और उस एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट है वो ये मिल जाएगा।
तो बस वहां पर हुआ क्या है कि घुमाकर दे दिया, हमने इसको इस तरीके से करवाया है। तो ए जो ऑप्शन होगा वो था ये, और जो बी ऑप्शन है वो है ये। तो ये दोनों ही चीजें इस ऑप्शन 4 के अंदर मैच कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन X विद फॉर्मूला C6H8 यूजेस 2 मोल्स ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इट्स 1 मोल। तो जिस हिसाब से इन्होंने दिया है वो ये है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि 1 मोल के अंदर आपके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को एडिशन करवाया जा रहा है। तो कंफर्म क्या हो गया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट 2 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ओके, ऑन ओजोनलिसिस ऑफ X यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। तो मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड जो हुआ वो ये हुआ CH2CHO एंड CH2CHO। इसके 2 मोल मिल रहे हैं। इसे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाइए, या जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस का आप ओजोनलिसिस करवाकर देख लीजिए। तो मैं काम करता हूं, मैं ऑप्शंस चलता हूं, जो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं का अगर ओजोनलिसिस करवाया जाए तो देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो हेक्सा 135 ट्राईइन, तो हेक्सा 135 ट्राईइन कुछ नहीं होता, बेंजीन का ही नाम है। बेंजीन को इन्होंने एक दूसरी फॉर्म में बोल दिया है। तो जब इसकी ओजोनलिसिस करवाई जाएगी तो ये देगा आपको 3 मोल्स ऑफ CHO and CHO, 3 moles of this compound. Cyclohexa 1,3-diene, तो cyclohexa 1,3-diene हुआ ये मॉलिक्यूल। और जब इसकी ओजोनलिसिस करवाई जाएगी तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमसे बोला जा रहा है कि इसके मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड के 2 मोल्स मिल जाएंगे। तो यानी कि आंसर तो खैर यही ऑप्शन है। इसको देखते हैं साइक्लोहेक्सा, ये साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन था, ये 1,4 था। साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन क्या बनेगा ये, तो साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन ये 1,3 वाला है, आंसर इसका ऑप्शन 3 होगा, 1,4-डाइईन वाला। साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइईन क्या देगा, ये देगा एक तरफ से ग्लायोक्सिल और एक तरफ से इथेन 1,2-डाइकार्बोल्डिहाइड। तो ये भी नहीं है ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन 2 भी नहीं है, ऑप्शन 1 भी नहीं है, ऑप्शन 3 इसका आंसर है। फिर अगला था 1-मिथाइल साइक्लोपेंट 1,4-डाइईन। तो यहां से भी हमें समझ में आ ही रहा है कि ये वाला मॉलिक्यूल 1,4-डाइईन है, तो ये भी, और 1-मिथाइल यहां पर लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट हैं, जो अपने को 2 आइडेंटिकल चाहिए, वो सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो दे पा रहा है, तो वो है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। सो द करेक्ट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। और वैसे भी अगर हम जो रिवर्स करके चलते हैं, जैसे कि सपोज प्रोडक्ट अपने को पता है, तो इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर अपने पास में CH2 CHO इसके 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो इसको सिंपल तरीके से भी करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स को हटा दिया, इन दोनों के ऑक्सीजन एटम्स को हटा दिया जाता है। तो इनको हटाने के बाद जो प्रोडक्ट है वो वही बन रहा है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट मैच बिटवीन द आइटम्स इन 1 and 2। ओके, तो ये फिर से सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर ही है। ये है H2O और शुगर। तो H2O और शुगर को अगर सेपरेट करना है तो शुगर को वाटर में से हटाने का जो तरीका है वो रिक्रिस्टलाइजेशन सबसे बढ़िया होता है, जो कि आप छोटी क्लासेस में भी देखते आते हो। तो वाटर और शुगर को सेपरेट करने के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन यूज किया जा सकता है। फिर आता है वाटर एंड एनिलीन। तो वाटर और एनिलीन ये हमने जस्ट पीछे भी करा था, वहां भी सेम ही केस था, वहां भी हमने इसको स्टीम डिस्टिलेशन से ही सेपरेट किया था। तो वाटर और एनिलीन के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है स्टीम डिस्टिलेशन। फिर आ जाता है वाटर एंड टॉलिन। तो वाटर और टॉलिन के लिए जो मेथड है, क्योंकि वाटर और टॉलिन दोनों में सब्लिमेशन कोई भी नहीं करता, तो इसके लिए जो बेटर मेथड बनेगा वो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। सो यहां पर एक मतलब जो वाटर एनिलीन का केस है ये काफी हद तक कॉमन सा है, जो हर बार ही पूछा जाता है, इसको आप ध्यान भी रख लें। स्टीम डिस्टिलेशन में 2 केसेस बनते हैं, एक है ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल का, और एक एनिलीन और वाटर का, या वाटर का किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो उनको हम बहुत इजीली स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इनके हिसाब से वो है वाटर का
वाटर शुगर का क्रिस्टलाइजेशन के साथ, यानी कि ए का मैच कर रहा है क्यू के साथ, तो ए मैच कर रहा है क्यू फोर्थ ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। वाटर एनालीन में स्टीम डिस्टिलेशन, तो बी मैच कर रहा है आर इन दोनों में, बट सी का मैच करेगा एस के साथ। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो द मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। तो जो इनॉल कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है जिस हाइड्रोजन को आप इनोलाइज करवा रहे हो। मतलब ये फैक्टर 3-4 हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है या तो एरोमेटाइजेशन का हो जाता है कि इनॉल जो है वो एरोमेटिक बन गया, जैसे फिनॉल बन गया, या नैफ्थॉल का कोई सा कंपाउंड बन गया, ज्यादातर पूछे जाते हैं। या जिस हाइड्रोजन को आप निकाल रहे हो, एक्टिव मिथिलीन वाला जो केस बनता है कि वो हाइड्रोजन कितना ज्यादा एसिडिक है, तो उसके ऊपर बनता है। अब जरा यहां पर देखें, थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिख लेता हूं। ये है CH3CO CH हाइड्रोजन COO C2H5, फर्स्ट केस तो ये है। सेकेंड केस है सिंपल एसीटोन, इसका इस हाइड्रोजन को हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है अमाइड है लास्ट में। तो जब हमें हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हमें इन हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ चेक करनी है, और इनमें भी जितने ज्यादा एसिडिक होंगे उसका कैसा आइडिया लगेगा, इन हाइड्रोजन को हटाना होगा और इनसे जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो किसी के कॉन्जुगेट बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उनका कॉन्जुगेट एसिड वाला जो पेयर है उतना ज्यादा एसिडिक कहा जाता है। तो जब इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो दो तरफ रेजोनेट कर सकता है, जबकि जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा वो सिंगल एक ही जगह पर रेजोनेट कर रहा है। इन बाकी 3 केसेस हैं 1, 3 और 4, इनमें जो रेजोनेंस है वो दो तरफ हो पा रहा है। तो एक बात जो कंफर्म हो जाती है कि सबसे जो वीक हाइड्रोजन जिसका एसिडिक है वो ऑप्शन 2 में है। अगर उन्होंने मिनिमम पूछा होता कि किसका कंटेंट मिनिमम होगा तो अभी हमारा आंसर क्लियर हो गया होता कि जो एसीटोन वाला है इसका कंटेंट इनॉल वाला मिनिमम होगा। अब बात है इन 3 केसेस की, तो उनमें भी जो ये एक CO वाली साइड है ये तीनों में ही कॉमन है, इसको भी रहने देते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं। राइट साइड को देखना पड़ेगा। राइट साइड वाले के अंदर जब ये नेगेटिव चार्ज आप इस CO के साथ रेजोनेट कराएंगे तो ये जो CO है ये ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। तो यानी कि इस CO का जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो दो तरफ डिवाइड हो गया, एक ऑक्सीजन की तरफ और एक कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया जो कॉन्जुगेट बेस अभी हमने बनाया उसकी तरफ। अगर आप ध्यान से देखें जो ऑप्शन 3 में था इसमें इस CO का काम सिर्फ और सिर्फ अकेला इसी नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट करने का है जो कॉन्जुगेट बेस की तरफ से आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम इन दोनों में कंफर्म हो गया हमें कि जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ये इन दोनों में या इन तीनों में कम से कम जो भी हमने डिस्कस करा है इनमें अभी तक सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर आप फोर्थ ऑप्शन भी देखें तो फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है कि ये जो लोन पेयर है ये भी ऑक्सीजन वाले केस की तरह ही रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने क्रिएट करी थी वही प्रॉब्लम ही नाइट्रोजन का लोन पेयर भी क्रिएट करेगा। बात फिर से वही है कि इस CO को इस नेगेटिव चार्ज को रेजोनेट कराने के साथ साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को भी रेजोनेट कराना पड़ेगा। और इसमें अगर आप और गौर फरमाओ तो ये है कि ऑक्सीजन से ज्यादा जो रेजोनेंस करेगा वो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं। अभी तो उन्होंने हमसे स्ट्रेंथ नहीं पूछी कि कौन सा हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अभी के लिए मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूं पहले कि इन चारों के चारों केसेस में जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा जो रेजोनेट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है वो ऑप्शन 3 में है। तो कम से कम क्लियर हो गया कि जो इनॉल कंटेंट है वो मैक्सिमम होगा ऑप्शन 3 वाले में। और इसी अगर इन्होंने ऑर्डर पूछ लिया होता तो सबसे ज्यादा होता ऑप्शन 3 में, सबसे कम होता ऑप्शन 2 में, 3 के बाद आता 3 के बाद आता 1 के अंदर। अगर ऑर्डर भी पूछ लिया होता तो फिर होता 3, 1, 4 और 2, तो फिर ऑर्डर ये होता। इन दोनों में कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लोन पेयर और नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन का जो प्लस आर इफेक्ट होगा वो उसी के लिए उसी रीजन से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा उतना ज्यादा उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा उसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा और इसी के चलते उतना ही ज्यादा उसका इनॉल कंटेंट भी बनेगा। तो अभी फिलहाल का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 और मिनिमम अगर पूछा होता तो आंसर होता ऑप्शन 2। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन।
तो काफी हद तक क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर ही जो हमने पीछे देखा कि जब इस वाले केस में मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा और जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके केस में क्या है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके केस में इस जगह पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके केस में यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इधर का जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ एक CO के ऊपर ही रेजोनेट कर रहा है, इधर का नेगेटिव चार्ज 2 CN की वजह से रेजोनेट कर रहा है। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कहीं पर रेजोनेंस नहीं कर रहा, बस sp हाइब्रिडाइज्ड एटम के ऊपर आ गया है। और जबकि इस फोर्थ केस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो 3 CO की तरफ रेजोनेंस करेगा। तो अभी जो हमने पिछले वाले केस में देखा, सेम वही स्टोरी है, सेम वही कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा एसिडिक उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो यानी कि इन चारों केसेस के अंदर भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक मिलेगा ऑप्शन 4, सबसे ज्यादा। अगर ऑर्डर भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 4, फिर होगा 3, फिर होगा 1, फिर होगा 2। इनमें चारों में जो सबसे वीकेस्ट एसिड है वो है ऑप्शन 2 और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है ऑप्शन 4। रीजन है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 तरफ क्रॉसली कॉन्जुगेटेड है। तो जितना ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा चार्ज का डिस्पर्शन, जितना ज्यादा उसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाए उतना ही ज्यादा वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाता है और उसी के चलते जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो आप क्लियर है, आंसर है इसका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेमिंग के ऊपर है। तो इन चारों ऑप्शंस में हमें पता करना है कि कौन सा नेमिंग सही होगा। सबसे पहले इसके केस में हमें यह देखना होता है कि कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो इन चारों केसेस के अंदर जो मैक्सिमम प्रायोरिटी है वो है CHO की। बेंजीन के साथ जब CHO लगा होता है तो पूरा का पूरा नाम कहलाता है बेंजल्डिहाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका सफिक्स होगा उसे बेंजल्डिहाइड कहीं पर आना चाहिए। इसके बाद नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग हमें इस हिसाब से करनी होती है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बन जाए। वो कब बनेगा? जब मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूंगा, इसको 2 मिलेगा, यहां 3 मिलेगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। हमें फोर्थ पोजीशन पर एक ध्यान देना होगा कि ये OH नहीं है, CH2OH है, तो इसको हम हाइड्रोक्सी नहीं कह सकते, इसको हमें हाइड्रोक्सी मिथाइल कहना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो फिफ्थ पोजीशन पर लगा हुआ है अमीनो। और एक और बात, नंबरिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलता है नेमिंग, वो चलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग आपने कैसे की हो लेकिन लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखा जाएगा इसमें अमीनो, सेकंड पोजीशन पर था नाइट्रो और थर्ड पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल। फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल, थर्ड तो यहां पर है। तो आप देख लीजिए सबसे सही जो नाम है वो ऑप्शन 2 के अंदर दिया हुआ है, 5 अमीनो, 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2 नाइट्रो और बेंजल्डिहाइड। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इसके ऑप्शन के लिए वो है ऑप्शन 4। अगला है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ N-ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखी जाती है? ये कन्फर्मेशंस हैं। तो कन्फर्मेशंस के अंदर क्या है कि बॉन्ड्स जितने ज्यादा आमने सामने ना हो, जितने वो स्टैगर्ड फॉर्म में रहे, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब मैं क्लियर कट एक बात कर सकता हूं यहां पर कि जितने भी स्टैगर्ड फॉर्म्स हैं वो एक्लिप्स फॉर्म से स्टेबल ज्यादा होगा। फिर हमें स्टैगर्ड फॉर्म्स के अंदर देखना होता है कि स्टैगर्ड फॉर्म्स के अंदर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो पहले हमें यह पता करना है कौन कौन सी फॉर्म स्टैगर्ड है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है ये स्टैगर्ड है और ऑप्शन 3 जो है ये स्टैगर्ड है। तो कंफर्म हो गया कि 1 और 3 की जो स्टेबिलिटी है वो कम से कम 2 और 4 से ज्यादा होगी। अब 2 और 4 में भी हमें यह चेक करना पड़ेगा कौन सा एक्लिप्स में ज्यादा स्ट्रेन कैरी कर रहा है। तो इसके अंदर यहां पर दोनों के दोनों मिथाइल बिल्कुल आमने सामने है, 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है इनके बीच, और जबकि यहां पर इनके बीच जो डायहेड्रल एंगल है वो 120 डिग्री का चल रहा है। तो एक्लिप्स के अंदर भी सेकंड और फोर्थ में इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड और फोर्थ में 4। यानी कि इन जितने भी केसेस दिए हुए इनमें सबसे कम जो स्टेबल है वो है ऑप्शन 2 और सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो है ऑप्शन 1, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों के दोनों जो मिथाइल हैं स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर बिल्कुल एंटी लगे हुए हैं, बिल्कुल 180 डिग्री का डायहेड्रल एंगल प्लेन है इनके बीच, और यहां पर इन दोनों के बीच जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो कंफर्म क्या करा था हमने स्टार्टिंग के अंदर कि जितने भी स्टैगर्ड फॉर्म्स हैं वो एक्लिप्स फॉर्म से स्टेबल ज्यादा होंगे, और एक्लिप्स के अंदर कैसे मालूम पड़ेगा कि जो बल्की ग्रुप्स हैं उनको दूर दूर हो जाना चाहिए। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल है 1,
1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 2। ये इसका ऑर्डर होगा। तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड सबसे कम स्टेबल। 1 के बाद नंबर है 3 का, तो 1 के बाद 3, फिर 4, फिर 2। तो ठीक है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। किसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ इतना से चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर CH2O CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर इस O के लोन पेयर्स आर इन रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड। उस पाई बॉन्ड के साथ वो रेजोनेंस में है, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो एग्जिबिट कर रहा है रेजोनेंस। सेकंड ऑप्शन के अंदर ये जो पाई बॉन्ड है यही आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन के अंदर भी रेजोनेंस चल रहा है। थर्ड ऑप्शन को देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन है CH3 CH2 CH2CO NH2, तो यहां पर भी ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है विद दी CO पाई बॉन्ड। तो थर्ड ऑप्शन के अंदर भी रेजोनेंस चल रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। फिर बचता है ये फोर्थ ऑप्शन। तो इस फोर्थ ऑप्शन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड की एडजेसेंट पोजीशन पर नहीं है, अगली पोजीशन पर नहीं है, एक कार्बन एटम बीच में आ गया है। अब यहां पर आप इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं करवा सकते इस पाई बॉन्ड के साथ। तो इन चारों ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट है जहां पर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है वो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है जो हमें दे रखी है। ये है केरियस मैथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टेटमेंट देखा जाए तो यही गलत है, क्योंकि केरियस मैथड नाइट्रोजन के लिए यूज नहीं करी जाती है एस्टिमेशन में। केरियस मैथड यूज किया जाता है सल्फर और हैलोजेंस के लिए। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल और ड्यूमास यूज किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन ही गलत है। अगला है phosphoric acid produced on oxidation of phosphorus present in an organic compound is precipitated as Mg2p2O7। तो सही है, इसको आप इसी फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हो, तो ऑप्शन 2 सही है। जेल्डाल मैथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी आपको पता है कि नाइट्रोजन के लिए जेल्डाल और ड्यूमास यूज किए जाते हैं और केरियस मैथड यूज होता है सल्फर और हैलोजेंस के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 2, 3 और 4 सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। तो इसके लिए जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। तो बना लेते हैं एसिटामाइड क्या है। एसिटामाइड है CH3CONH2, ये तो है एसिटामाइड, और एनिलीन है बेंजीन के साथ में NH2। एक्चुअल में CO का जो -R इफेक्ट है, -R इफेक्ट ऑफ CO ज्यादा है दैट ऑफ -R इफेक्ट ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन कहीं पर -R इफेक्ट लगा रहा है तो उससे ज्यादा -R इफेक्ट CO लगा रहा होता है। तो जितना ज्यादा CO विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज्यादा यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और उतना ही ज्यादा ये बेसिक भी कम हो जाएगा। तो यहां पर जो स्टेटमेंट करेक्ट होती वो ये होती कि एनिलीन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू एसिटामाइड, या एसिटामाइड कम बेसिक है एज कंपेयर टू एनिलीन। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है। दूसरा है इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस एंड हेंस लेस अवेलेबल टू अ प्रोटॉन। तो अगर आप देखो तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स तो रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई ना ही नहीं थी। हमें ये नहीं बोला है कि बेंजीन यहां पर -R इफेक्ट नहीं लगा रहा होगा, लगा तो रहा ही होगा, पर उसका जो इफेक्ट है वो CO से कम है। तो मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 2 सही है। उन्होंने बोला है द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड ओवर बेंजीन रिंग। तो हाँ, बेंजीन रिंग के ऊपर वो डीलोकलाइज, वो रेजोनेंस कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो इसके लिए सही बनेगा वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है
नंबर ऑफ कायरल एटम्स प्रेजेंट इन पेप्टाइड, तो ये है आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन एंड प्रोलीन। तो आइसोल्यूसिन है ये तो है आइसोल्यूसिन, इसके अंदर यहां पर ये 2 कायरल सेंटर्स हैं। फिर है प्रोलीन, तो प्रोलीन होता है ये प्रोलीन है, इसके पास भी एक कायरल सेंटर है। फिर है आर्जिनिन, आर्जिनिन होता है ये है, इसके पास भी एक ही कायरल सेंटर है, यह आर्जिनिन। तो यहां पर इन तीनों के तीनों अमीनो एसिड्स को मिलाकर देखा जाए तो 2 कायरल सेंटर हैं इधर आइसोल्यूसिन के पास, एक है प्रोलीन के पास और एक है आर्जिनिन के पास। तो कुल मिलाकर जो इसमें टोटल बनेगा वो टोटल बनेगा 4। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द टेट्रापेप्टाइड ऑफ ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और टायरोसिन, इनके अंदर कितना कितना 12.5 pH पर टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 12.5 pH पर जो COOH है वो, और जो फिनोलिक हाइड्रोजन है ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, यानी कि एट pH 12.5 10 या 11 के ऊपर ये जो COOH है वो भी एग्जिस्ट करेगा COO नेगेटिव में, और एक ये फिनॉल एग्जिस्ट करेगा PHO नेगेटिव में, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये क्या कितने COH कैरी कर रहे हैं ये लोग मिलकर और कितने फिनॉलिक OH कैरी कर रहे हैं ये चारों के चारों। तो ग्लाइसिन तो क्या हुआ, ग्लाइसिन हो गया CH2NH ये तो है ग्लाइसिन। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड होगा CHCOOH, CH2CH2COOH और NH2, ये तो है ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड क्या हुआ, एस्पार्टिक हुआ CNH2 CH CH2COOH और COOH। और टायरोसिन क्या हुआ, टायरोसिन हुआ NH2 CH CH2 फिनॉल और COOH, ये हुआ ये। अब होगा क्या कि जब इन्होंने इसको पेप्टाइड फॉर्म में दिया हुआ है, तो पेप्टाइड फॉर्म में दिया हुआ है तो ये COH और NH2 तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, ऐसे ही यहां पर COOH और NH2 की बाइंडिंग हो रखी होगी, और ऐसे ही यहां पर COOH और NH2 की एक बाइंडिंग हो रखी होगी। तो pH 12.5 पर कौन कौन से ऐसे COOH और फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे जिनसे वो जो OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है वो निकाल सकता है हाइड्रोजन। तो एक तो ये वाला जो ग्लूटामिक का हाइड्रोजन है, एक ये जो एस्पार्टिक का हाइड्रोजन है, एक ये जो बिल्कुल लास्ट में टायरोसिन का हाइड्रोजन था ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, और एक ये फिनोलिक का OH। तो कुल मिलाकर लास्ट में जब आप इनकी पेप्टाइड लिंकेजेस बना देंगे उस समय पर ये जो CO और NH ये जो ग्रुप्स हैं ये बाइंड हो जाएंगे, तो ये COH फ्री नहीं रहेगा, ये COH फ्री नहीं रहेगा, ये COH फ्री नहीं रहेगा। फ्री कौन से रहेंगे, ग्लूटामिक का COH, एस्पार्टिक का COH, ये टायरोसिन का फिनोलिक हाइड्रोजन, और वो लास्ट में टायरोसिन का ही COH का वो OH, तो वो भी नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें भी pH 12.5 पर 4 नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इसके लिए भी जो करेक्ट आंसर है वो है 4।
वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लीनियर टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब ये हो गया कि 4 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कंस्टिट्यूटेड विद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। तो ठीक है, 4 हमने डिफरेंट अमाइनो एसिड ले लिए, तो जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं इनके नंबर हो गए हैं 4, और इनके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस या पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होंगे, तो वो कितने होंगे। सपोज ये 4 अमाइनो एसिड्स हैं, AA1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 एंड अमाइनो एसिड 4। तो एक पेप्टाइड लिंकेज होगी यहां, एक पेप्टाइड लिंकेज होगी यहां, और एक पेप्टाइड लिंकेज होगी यहां। तो एक पेप्टाइड लिंकेज P1, एक पेप्टाइड लिंकेज P2, एक पेप्टाइड लिंकेज P3। तो यानी कि जो कंस्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड्स हैं वो तो हैं 4, और जो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो हैं 3। तो हमसे 4 - 3 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 4 - 3 की वैल्यू है 1। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन, वो है वैल्यू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ये है अ क्लोरो कंपाउंड, यानी कि इस ए के अंदर पहले से कंफर्म है कि एक क्लोरीन प्रेजेंट है, फॉर्म्स एल्डिहाइड्स ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इन्होंने बोला है कि वो एल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है आफ्टर ओजोनोलिसिस। दूसरा है व्हेन वेपराइज्ड कंप्लीटली 1.53 ग्राम्स ऑफ ए गिव्स 448 ml ऑफ वेपर्स एट एसटीपी। तो अगर हमें इसका मास पता है और वॉल्यूम पता है, तो इन दो चीजों को यूज करके हम इस क्लोरो कंपाउंड का मोलर मास पता कर सकते हैं। अब वो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.53 डिवाइडेड बाय इस कंपाउंड का मोलर मास। ये तो क्या आ गए, ये आगे नंबर ऑफ मोल्स इसके। दूसरा 448 ml के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वो कैसे निकल आएगा, 448 डिवाइडेड बाय 22400। तो इस पूरी चीज को कैलकुलेट करने के बाद हमें यह मिल रहा है कि मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 76.5, वो आएगा ये। अब हमें यह पता करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं। अब इन्होंने यह भी बोल दिया है कि ओजोनलिसिस के बाद वो कंपाउंड एल्डिहाइड दे रहा है, मतलब ओजोनलिसिस तो कर ही रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उसके अलावा हमें निकालना है। तो यानी कि सपोज इस मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो CXHY और क्लोरीन है। अब क्लोरीन का वैल्यू मुझे एक ही लेनी पड़ेगी कि क्लोरीन का अपना ही खुद का मोलर मास जो है 35.5 है। अब जो 35.5 उसका हो गया और 2 क्लोरीन भी अगर मैंने मान लिए तो 71, तो यही वैल्यू आ गई। तो यानी कार्बन का अगर मैं 1/12 भी लेकर चलूं तो भी ये ओवर हो जाएगा, तो भी 76.5 से वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉलिक्यूल में जो क्लोरीन है वो एक ही प्रेजेंट हो सकता है, उसमें एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो उसके चलते हमें यह पता है कि जो Y की वैल्यू होगी वो मतलब 1 DU चल रहा है उसका और एक वहां पर हैलोजन प्रेजेंट है, तो Y की जो वैल्यू है वो 2x से ज्यादा नहीं हो सकती। Y की वैल्यू भी या तो 2x से अब नीचे ही रहेगी। अगर DU 1 है तो कुल मिलाकर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CnH2n, और वहां पर एक हैलोजन लगा ही हुआ है तो आपका फॉर्मूला बनेगा CnH2n-1। अगर 1 DU भी रखना है आपको मिनिमम तो 2 DU भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक के हिसाब चलकर देखते हैं कि क्या किसी भी कंपाउंड या किसी भी फॉर्मूले से वैल्यू जो है वो 76.5 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर मैं यहां पर 3 कार्बन एटम्स लेकर चलूं, C3H5 और Cl, अगर एक, क्योंकि 2 24 ही बनते हैं, तो भी अगर मैं 35.5 ऐड करूं तो भी 76.5 तक के लिए काफी गैप रह जाता है। तो मैं 3 से देख रहा हूं, फिर 4 पर देखेंगे। 3 से अगर देखें तो ये बन रहा है 36, ये बन रहा है 5 और ये बन रहा है 35.5, तो 40 तो ये बन रहा है 76.5 आ रहा है। तो यानी कि उस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 3 मिनिमम कार्बन एटम्स होने ही चाहिए। हमसे पूछा भी यही गया था कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ए कितने हो सकते हैं, तो 3 आपको लेने ही पड़ेंगे, बिना 3 के नहीं बन पाएगा। सो द करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन वैल्यू 3। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहां पर क्या है कि हमने इस इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाया। तो बड़ा स्टैंडर्ड सा रिएक्शन है कि जब हम किसी एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक पेरिसाइक्लिक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। तो जो पहला प्रोडक्ट होगा आफ्टर द रिएक्शन वो तो है बेंजीन।
उसके बाद में है COHCl और AlCl3। तो ये रिएक्शन भी स्टैंडर्ड है। CO और HCl ये कंबाइन होकर देंगे HCOCl, और जब इसको AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये देगा HCO पॉजिटिव। तो ये वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है। तो जब हम इस बेंजीन को HCO पॉजिटिव, ये रिएक्शन बेसिकली फॉर्माइलेशन रिएक्शन है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो गया है बेंजल्डिहाइड में। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये 6 के 6 कार्बन एटम्स sp2 हैं ही सही, और ये जो एक और CHO वाला कार्बन एटम है ये भी sp2 ही है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर 7 कार्बन एटम्स ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है वैल्यू 7। इन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि इसके अंदर कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होंगे, तो वो 7 होंगे। तो इस तरीके से हमने कोशिश करी है पूरे पूरे चैप्टर को कवर करने की, जिसमें हमने बायोमोलिक्यूल्स भी कवर करा है, GOC भी कवर करा है, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, एल्कीन्स, एल्काइंस, सबके रिएक्शंस कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा आने वाले टेस्ट के अंदर, आने वाले FTS के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।